स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एमएम स्टडी क्लासेज में। और आज शुरू करें हम दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। और उसके बाद पहले हम दुर्ग के बारे में नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये तीन श्रेणी होती है, जैसे किला, उसके बाद गढ़ और उसके बाद दुर्ग, ये तीन श्रेणी का होता है। किला होता है जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद गढ़ होता है, उसके बाद दुर्ग होता है। तो हम आज पढ़ेंगे दुर्ग। जो दुर्ग शब्द है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें, वो मनुस्मृति से मिलता है। मनुस्मृति से दुर्ग के वैसे अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन जो चाणक्य हैं, चाणक्य इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे सप्तांश सिद्धांत भी कहते हैं। सप्तांश सिद्धांत, तो इन्होंने सप्तांश सिद्धांत में यह बताया था कि किसी भी राजा के पास 7 चीजें होना अनिवार्य है। तो 7 चीजें, 1 नंबर तो राजा को, 2 नंबर जन, 3 नंबर उसके पास होना चाहिए सेनापति। अच्छा, पहले सेना लिख लेते हैं। 3 नंबर सेना। 4 नंबर उसके पास अच्छा सा सेनापति होना चाहिए। और 5 नंबर उसके पास कोष होना चाहिए। 6 नंबर उसके पास दुर्ग होना चाहिए। और 7 नंबर उसके पास मित्र होना चाहिए। तो इन्होंने, चाणक्य जी ने सप्तांश सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार किसी भी राजा के पास 7 चीजें होना अनिवार्य है। पहला राजा खुद, दूसरा जन, तीसरी सेना, चौथा सेनापति, 5वां कोष, 6वां दुर्ग और 7वां मित्र। ये 7 चीजें होना अनिवार्य है। फिर कौटिल्य जी ने दुर्ग के सामान्यतः 4 प्रकार बताए थे कि सामान्यतः दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार उन्होंने पहला बताया था ओदक। ओदक मतलब होता है जल दुर्ग। ओदक का अर्थ होता है जल दुर्ग से, मतलब जल दुर्ग। जैसे गागरोन हो गया, गागरोन का दुर्ग, बेसोरगढ़ हो गया। वैसे उसी प्रकार दूसरा होता है दानव पर्वत और चौथा होता है वन। ये 4 प्रकार होते हैं। दानव का मतलब होता है जो दुर्ग मतलब रेत में बसा हुआ हो, चारों तरफ रेत हो। जैसे जैसलमेर का दुर्ग है, वो दानव में है, दानव की श्रेणी में आता है जैसलमेर का दुर्ग। पर्वत, जैसे राजस्थान में लगभग पर्वतों के बसे दुर्ग मिलते हैं। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला हो गए, तो इसमें तो काफी पर्वत आ जाते हैं, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। वन में जैसे शिवाना का दुर्ग आता है, जिसके चारों तरफ वन हो और लंबी लंबे दरकत झाड़ियां हो, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देते, इसी कारण। तो ये 4 श्रेणी बताई है कौटिल्य जी ने। इसके बाद जो शुक्र नीति पढ़ती है चाणक्य, एक शुक्र नीति, उसमें शुक्र नीति में दुर्ग की 9 श्रेणियां बताई गई है। तो वो 9 श्रेणियां कौन कौन सी है मैं बता देता हूं आपको। जैसे 4 तो यही होगी, उसके बाद एरण हो गई, पारिक हो गई, पारिद हो गई, स्थल हो गई और सैन्य हो गई। शुक्र नीति में इन 9 श्रेणियों का वर्णन है। शुक्र नीति में कि दुर्ग के 9 श्रेणियां होती है। जो 4 तो बताई गई है। पारिक मतलब जिसके चारों ओर खाली हो, पारिक जो लंबी लंबी मीनारों से हो, स्थल जो मतलब समतल स्थल हो, जैसे बीकानेर का दुर्ग है, उसके पारिक भी है, मतलब खाली भी है चारों ओर। जैसे सैन्य दुर्ग, मतलब जो दुर्ग होता है उसके पास एक सैन्य दुर्ग बनाया जाता है। जैसे आमेर के पास जयगढ़ बना हुआ है, जो विपत्ति कालीन में क्या होता है, सहायता के लिए उपलब्ध होता है। तो ये 9 श्रेणियां हैं दुर्ग की।
ये तो नॉर्मल बातें थी। अब हम मेवाड़ के ग्रुप शुरू करेंगे। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, राजस्थान में कई पूछा जाता है कि सार्वजनिक दुर्ग कहाँ है, तो राजस्थान में सार्वजनिक दुर्ग जयपुर में मिलते हैं, जयपुर जिले में। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और आया था राजस्थान पुलिस में, उसमें पूछा गया था कि 2013 में कौन कौन से दुर्ग यूनेस्को में शामिल हुए। ऐसा क्वेश्चन जैसे थे, उसमें 4 ऑप्शन थे, कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं हुआ था। उसमें जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हो और एक पूछ लिया गया हो कि यह है या नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास कि उन जो 2013 में 6 दुर्ग राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुए थे, उनकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपको याद रखनी है चीकू, गाजर और आम, ये 3 शब्द याद रखने हैं आपको। तो मैं बता देता हूँ, चीक का मतलब होता है चित्तौड़गढ़। आपको चीक का मतलब चित्तौड़गढ़ से लेना है, एक चित्तौड़गढ़ हुआ था। कू का मतलब आपको कुंभलगढ़ से लेना है, कुंभलगढ़। गा का मतलब गागरोन। जय का मतलब जयपुर नहीं लेना आपको, जैसलमेर। रे का मतलब रणथंभौर और इसका मतलब आ का मतलब आमेर। ये 6 दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुए थे 2013 में यूनेस्को की। आप इसके शोध लेना चाहो तो ले सकते हो। और राजस्थान में सार्वजनिक दुर्ग जयपुर में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मेवाड़ के दुर्ग शुरू करते हैं। मैं मिटा देता हूँ। दुर्ग में बड़ा मजा आएगा। यह तो सामान्य जानकारी थी, आपको ज्यादा याद नहीं रखनी इसके बारे में। अब जो मेवाड़ के दुर्ग है ये बढ़ते हैं। तो मेवाड़ में तो महाराणा कुंभा थे, कुंभा। तो कुंभा का समय जो है ना, राजस्थान के इतिहास में स्थापत्य कला का सर्वकाल माना जाता है। तो स्थापत्य कला का सर्वकाल माना जाता है महाराणा कुंभा का समय। जैसे राजस्थान में इसका स्थापत्य कला का सर्वकाल कुंभा का समय है, वैसे ही भारत में माना जाता है शाहजहां का समय। शाहजहां, ताजमहल काफी दीवारें बनी थी, तो भारत में शाहजहां का समय सर्वकाल माना जाता है स्थापत्य कला में। जैसे एक वीर विनोद के लेखक थे श्यामलदास। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास। तो वीर विनोद के लेखक श्यामलदास ने यह बताया था कि राजस्थान में 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए हैं। वैसे ये सच नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया था, इसलिए एग्जाम में भी आ गया है ये एक दो बार। आपको याद रखना है 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए हैं। वैसे 32 दुर्ग राजस्थान में नहीं होंगे यदि गिने तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे महाराणा कुंभा ने जो दुर्ग बनाए हैं वो मैं मोस्ट बता देता हूँ कौन कौन से दुर्ग है। महाराणा कुंभा ने जो दुर्ग बनाए हैं उनमें प्रमुख कुंभलगढ़, सॉरी वसंतगढ़, बेराट, अचलगढ़, बोमट,
मचान। ये 6 आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। जो महाराणा कुंभा ने प्रमुख 6 दुर्ग बनाए उनमें कुंभलगढ़, वसंतगढ़, बेराट, अचलगढ़, बोमट और मचान। जल्दी से याद कर लो, यही रख लो, कुंभलगढ़, वसंतगढ़, बेराट, अचलगढ़, बोमट और मचान। ये कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में, सबको पता है ना। ये वसंतगढ़ कहाँ पड़ता है? ये सिरोही में पड़ता है। और बेराट किस किस को पता है कहाँ पड़ता है? बेराट पड़ता है भीलवाड़ा में। अचलगढ़ भी सिरोही में पड़ता है। बोमट कहाँ पड़ता है, किसी को पता है क्या? बोमट पड़ता है बाड़मेर में। और मचान भी सिरोही में ही पड़ता है। तो ये याद करना आपको, कुंभलगढ़ राजसमंद में, वसंतगढ़ सिरोही में, बेराट भीलवाड़ा में, अचलगढ़ भी सिरोही में, बोमट बाड़मेर में और मचान भी सिरोही में। याद कर लो जल्दी से यहीं पे। इसके बाद हम पहले कुंभलगढ़ पढ़ेंगे, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके बाद एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो मिटा दूं क्या? याद हो गए सबको? ठीक है, कुंभलगढ़ पढ़ते हैं। जो कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था ये तो आपको पता है, लेकिन किस कारण करवाया था? 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में, महाराणा कुंभा ने नागौर में विजय की थी, उसके उपलक्ष्य में, नागौर विजय के उपलक्ष्य में। दूसरा इसका कारण है वो है कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी, क्या नाम था? कुंभल देवी, कुंभल देवी की याद में बनाया था, कुंभल देवी के लिए। तो 2 कारण है इसके, दोनों याद रखने। इसका निर्माण सन 1448 से प्रारंभ होकर सन 1458 तक माना जाता है। कब हुआ था? 1448 से सन 1458 तक माना जाता है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, मैं इससे नॉर्मल चित्र बना देता हूं आपको। इसके जो चारों में है ना कुंभलगढ़ दुर्ग की, वो एक दीवार है, 36 किलोमीटर की है ये दीवार, 36 किलोमीटर। और इस दीवार को क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार है। अब ये इतना बड़ा दुर्ग है, इतनी बड़ी दीवार है, तो साधारण सी बात है किसी एक पहाड़ी में तो बन नहीं सकता, 3-4 पहाड़ी में बना हुआ है। जैसे हेमकुट, रागा, जरगा, ऐसे काफी पहाड़ियां हैं, उन पे ये बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को आपको याद रखना है। एक तो इसके दीवार के बारे में, 36 किलोमीटर की दीवार है, भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। और इसी कुंभलगढ़ में एक ऐसे कटार की आकृति का एक महल बना हुआ है। तो कटार की आकृति का एक महल बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं? कटारगढ़। इसके 2 भाग है, कटारगढ़ के भी 2 भाग है। एक भाग जिसे जनाना नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग मर्दाना नाम से जाना जाता है। तो कटारगढ़ के 2 भाग हो गए, एक भाग जनाना, दूसरा मर्दाना नाम से जाना जाता है। जनाना के भी 2 भाग है। तो जनाना के 2 भाग है, एक को संगार के नाम से जाना जाता है और एक कचरी नाम से जाना जाता है। तो ये 2 भाग हैं। और जो कचरी है इसी में पड़ता है बादल महल, बादल महल। और बादल महल इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पे जब बादल पे खड़े, इस बादल महल पे खड़े रहते हैं ना, तो बादलों से घिरे हुए रहते हैं, पूरा इतना ऊंचा है कि बादलों से
पूरी तरीके से घिरे रहते हैं, इसी कारण इसे बादल महल का नाम दिया गया। तो दोस्तों ध्यान से समझना, बादल महल में 9 मई 1540 को तिथि क्या थी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। दिन था रविवार का। तो बादल महल में सन 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप के जन्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो ये चीज आपको याद ही रखनी है। अब जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल में 9 मई 1540 को। एक चीज और याद रखनी है, जो कटारगढ़ है इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख। अब मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कटारगढ़ बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई पर होने के कारण इससे जो बाहर का दृश्य है वो पूरी तरीके से बहुत काफी दूर तक देखा जा सकता है। और ऐसा मानना जाता है कि महाराणा प्रताप यहीं पे बैठ के मेवाड़ का शासन संचालित कर सकते थे और इसी कारण इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। जो कुंभलगढ़ दुर्ग आपको सबको पता ही होगा, ये राजसमंद में है और ये कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ की जैसे ऐसी सीमा है, इधर मेवाड़ है इधर मारवाड़ है, तो सीमा पर बसा हुआ है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है कुंभलगढ़। तो आपको ये चीजें तो याद रखनी है, एक बार वापस देख लो। कुंभलगढ़ का निर्माण का नागौर विजय और कुंभल देवी की याद में बनाया गया था। आपको यही पता है हेमकूट राधा दरगाह नामक पहाड़ी पे 36 किलोमीटर की दीवार है, इसमें कटारगढ़ है, उसमें जनाना और मर्दाना नाम के 2 भाग है। जो जनाना भाग का है उसमें संदार और कचरी नामक महल है। एक कुंभलगढ़ में ही पड़ता है जाली रानी का महल, जाली रानी का महल, और एक मचिया महल है। ये कुंभलगढ़ में ही पढ़ते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही। तो यह भी याद रखना है आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो एक बात और याद रखनी है, राणा सांगा और उनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जो राणा सांगा के बड़े भाई थे, और एक थे राणा सांगा, वही 80 गांव वाले राणा सांगा, खानवा युद्ध वाले, बाबर से युद्ध किया था खानवा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा दोनों का बचपन इसी दुर्ग में गुजरा था, इसी दुर्ग में गुजरा था। और इसी दुर्ग में उदय सिंह का राज तिलक हुआ था। उदय सिंह, महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उनका राज तिलक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था और इन दोनों का बचपन भी यही गुजरा था। फिर राणा सांगा पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंडों की छतरी भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर इसमें एक जगह पड़ती है मामादेव कुंड। मामादेव कुंड, तो मामादेव कुंड में क्या हुआ, एक बार महाराणा कुंभा जैसे अंतिम समय में उन्माद के रोग से पीड़ित हो गए थे, मतलब उनको एक रोग हो गया था जिससे वो एक ही बात को बार बार दोहराते थे। एक कहानी याद आ गई, मेरे गुरु सुभाष चरण जी ने ये बताया था। जैसे मजाक में कहते थे वो कि क्या एक बार राणा सांगा जा रहे थे तो कोई गाय बछड़े को जन्म दे रही थी, तो उन्होंने देख लिया और उसके बाद उनको उन्माद हो गया। फिर वो कोई पूछते राणा जी पानी, तो वही यही बात जवाब देते, गाय ब्यावे बेजा डोरी ब्यावे। फिर कोई कहते खाना, राणा जी खाना, तो भी वही एक ही बात रखते, गाय ब्यावे बेजा डोरी ब्यावे। तो सारे परेशान हो गए उनकी उन्माद के वजह से। फिर यहाँ मामादेव कुंड नाम का स्थान पड़ता है। तो मामादेव कुंड पे क्या हुआ कि महाराणा कुंभा का पुत्र उदा, राणा उदा जो
मेवाड़ के इतिहास में प्रथम पितृरंगा माना जाता है, मतलब अपने ही पिता की हत्या करने वाला। तो यहाँ पे कुंभा बैठे थे, ये पीछे से आया तलवार लेके कुंभा जी को खत्म कर दिया और खुद बन गया कुंभलगढ़ का शासक। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कुंभलगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे जो आगे के दुर्ग है उनके बारे में, और कोई बात रह गई है तो मैं कल आपको बता दूंगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश की है। एक चीज और देख लो, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, लेकिन इसी से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म, और 1541 में किसका जन्म हुआ था? चंद्रसेन का, राव चंद्रसेन, जिसे बुल्लावट का शासक भी कहते हैं। बुल्लावट का शासक भी कहते हैं क्योंकि ये अकबर के आक्रमण के बाद जोधपुर का किला छोड़ के सिरोही की पहाड़ी में चले गए थे, तो इन्हें बुल्लावट का शासक भी कहते हैं। और 1542 में 40 में प्रताप का, 41 में चंद्रसेन का, और 42 में किसका हुआ जन्म? 1542 में हुआ अकबर का जन्म। इसका मतलब 2 साल बड़े हुए महाराणा प्रताप अकबर से। और अकबर का जन्म भी रविवार के दिन ही हुआ, महाराणा प्रताप का भी रविवार के दिन ही जन्म हुआ, दोनों का रविवार के दिन ही जन्म हुआ। वैसे एक बात बता दूं, कुंभलगढ़ दुर्ग इतना ऊंचा था कि जो अब्दुल फजल है, अब्दुल फजल ने कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी भी गिर जाती है व्यक्ति की। जैसे ऐसे ऊपर दिखते हैं ना, तो जो सिर पर पगड़ी होती है वो भी नीचे गिर जाती है। ऐसी बातें ये ज्यादा होती है कि कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, एक जो तोड़ थे दाढ़ी वाले बाबा, तो तोड़ ने इसे एस्ट्रोस्कोप कहा था। तोड़ ने इसे दुर्ग को एस्ट्रोस्कोप कहा था इसकी मजबूती को लेकर। तो तोड़ ने इसे एस्ट्रोस्कोप कहा था, मतलब इस दुर्ग की मजबूती को लेकर ही तोड़ ने इसे एस्ट्रोस्कोप कहा था। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है वो इतिहास में एक ही बार जीता गया है, इतना मजबूत दुर्ग था यह कि इतिहास में यह दुर्ग एक बार ही जीता गया है केवल। एक बार कब जीता गया था? 3 अप्रैल 1578 में, जब अकबर का सेनापति शहबाज खां, अकबर का जो सेनापति था शहबाज खां, उसने 4 बार आक्रमण किया था कुंभलगढ़ दुर्ग पर, और चौथी बार आक्रमण में जब 4 महीने तक 3 बार आक्रमण किया था, और जो तीसरी बार आक्रमण में 4 महीने तक, ये 4 महीने क्या हुआ? 4 महीने तक इस दुर्ग के जो घेरा डाल के बैठा हुआ था। और फिर दुर्ग के अंदर क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप थे 1978 में कुंभलगढ़ के शासक, तो महाराणा प्रताप ने वाण नामक सेनापति को यह दुर्ग सौंपकर वहां से चले गए थे दुर्ग छोड़ के। तो जो वाण नाम का सेनापति था, इसके यहाँ क्या हुआ, बारूद फट गई थी दुर्ग के अंदर, जिससे राजपुत्र को शहबाज खां से आक्रमण करने के लिए मतलब दुर्ग से बाहर निकलना पड़ा, दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। तब जाकर 3 अप्रैल 1578 में शहबाज खां ने इस दुर्ग को पहली बार जीता। इतिहास में केवल एक ही बार जीता गया है कुंभलगढ़ दुर्ग, और वो भी 4 महीने तक बाहर इंतजार करके 3 बार आक्रमण किया, तीसरी बार आक्रमण में जीता गया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का मजबूत दुर्ग कहा जाता है। एक चीज और है, जो मेवाड़ के शासक है उनकी रणस्थली कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। जो मेवाड़ के शासक है उनकी शरणस्थली, मेवाड़ के शासकों की शरणस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मतलब जब कभी संकटकालीन शरणस्थली, मतलब जब कभी संकट आता है ना, तो संकट के समय जो मेवाड़ के शासक है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में आके शरण लेते थे। जैसे पन्ना भाई मतलब बचाया था, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में आके रहे थे शरण लेने। और मारवाड़ की शरणस्थली कौन से दुर्ग को कहा जाता है? मारवाड़ की शरणस्थली, तो मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली सिमाना को कहा जाता है।
जब भी मारवाड़ के शासकों पे संकट आता है तो वो सिमाड़ा में आके छुपते हैं, और मेवाड़ के भी आता था तो वो कुंभलगढ़ में आके छुपते थे। तो ठीक है दोस्तों, हम यही समाप्त करते हैं आज का टॉपिक, और इसके बाद हम अचलगढ़ बाकी के तुरंत पढ़ेंगे। पहले मेवाड़ के सारे तुरंत पढ़ेंगे, उसके बाद मारवाड़ शुरू करेंगे, और राजस्थान के संपूर्ण तुरंत पढ़ेंगे। बहुत ध्यान की टॉपिक है। तो धन्यवाद दोस्तों।